अस्सलाम वालेकुम। हम आज सिंटेक्स्ट की साइंस की बुक 7 का चैप्टर 1 देखने जा रहे हैं और आज हमारे साथ तशरीफ़ फरमा हैं अनाबिया मेमन साहिबा और सुमैया पठान साहिबा और एहतिशाम सिंधी साहिबा। अच्छा साहब हैं वो तो। और आज छुट्टी फरमा गए हैं अब्बास बलोच भाई पाकिस्तान के सारे सूबों के नाम कोई ना कोई हो जाएगा ना। और अरबा बाजी आज अरबा पंजाबी साहिबा और ऑनलाइन हमारे पास दूसरी हैं आयशा फजल सराइकी साहिबा। कोई रहेगी पाकिस्तान की कास्ट? आयशा नवीद तो क्या वो नहीं, वो हमारे वो NRI हैं, NRP हैं, नॉन रिटर्न पाकिस्तानी हैं, नॉन रेजिडेंट पाकिस्तानी NRP हैं आयशा नवीद साहिबा। तो हम शुरू करते हैं जी। बाकी बच्चे तो ऑनलाइन देख रहे हैं, वो तो देख ही रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह हमें। तो हम शुरू करते हैं। लाइव भी बहुत सारे तमाशा देखने के लिए बैठे हैं तो साइंस में ऐसा क्या है कि उसकी आपको वीडियो की ज़रूरत पड़े? बहुत ये होता है कि चूँकि हम इंग्लिश में अगर साइंस देख रहे होते हैं तो टर्मिनोलॉजी मुश्किल होती है थोड़ी बहुत कि किस चीज़ की बात हो रही है, तो वो हम क्लियर करते चलेंगे और कोशिश करेंगे ज़रा स्पीड ज़्यादा रखें, इसमें एक वीडियो में ज़्यादा मटेरियल कवर करें। तो ह्यूमन ऑर्गन सिस्टम्स को देखते हुए आज हम गालिबन डाइजेस्टिव और रेस्पिरेटरी सिस्टम देखेंगे और ये दोनों सिस्टम से आप अच्छी तरह वाकिफ़ होंगे क्योंकि आप इनको रोज़ इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, रोज़ इस्तेमाल की चीज़ें तो पता ही होती हैं इंसान को। सांस लेते हैं जिंदा हैं तभी हैं, खा रहे हैं पी रहे हैं तभी जिंदा हैं। तो बॉडी के अंदर मुख्तलिफ़ चीज़ें होती हैं। सारी बॉडी जो है वो सेल्स से मिलके बनी है। छोटे छोटे सेल्स होते हैं बारीक बारीक जो कि माइक्रोस्कोपिक होते हैं। सेल्स मिलके टिश्यूज़ बनाते हैं, टिश्यूज़ कोई ख़ास परफॉर्म करते हैं फंक्शन, जैसे स्किन का टिश्यू है या किसी ऑर्गन का टिश्यू है। टिश्यूज़ मिलके कोई ऑर्गन बनाते हैं। ऑर्गन कहते हैं किसी ऐसे जिस्म के उज़ू को जो कि ख़ास काम परफॉर्म कर रहा हो, जैसे दिल एक ऑर्गन है, दिमाग एक ऑर्गन है, किडनीज़ एक ऑर्गन है, हाथ एक ऑर्गन है, ऑर्गन्स हैं हमारे पास। और मुख्तलिफ़ ऑर्गन्स मिलके बाद सिस्टम्स बनाते हैं बॉडी के। उन सिस्टम्स की मदद से कोई एक ख़ास ऐसी एक्टिविटी परफॉर्म होती है लाइफ की जो कि ज़रूरी होती है। जैसे कि ह्यूमन सिस्टम्स में डाइजेशन का एक सिस्टम है, इसमें बहुत सारे ऑर्गन्स शामिल हैं, मुंह है, ज़बान है, ठीक है, और आपके ऑसोफेगस से लेके और नीचे तक पूरा जो भी सिस्टम है अभी हम डिस्कस करते हैं उसको। तो सिस्टम समझ में आया? सिस्टम का मतलब है कि बहुत सारे ऑर्गन्स मिलके एक काम के लिए एक परफॉर्मेंस दे रहे हो, अपने अपने पार्ट पे परफॉर्म करते जाओ और आखिरकार वो काम सर अंजाम हो जाए। ठीक है, तो वो सिस्टम कहलाता है तो अब हम बात करते हैं, ज़रा रीडिंग कर लेते हैं फटाफट। इन द प्रीवियस क्लास यू हैव स्टडीड अबाउट द सेल्स पढ़ चुके हैं, टिश्यूज़ पढ़ चुके हैं, ऑर्गन्स पढ़ चुके हैं पिछली क्लास में। फंक्शंस ऑफ द मेजर सिस्टम्स इन द ह्यूमन बॉडी ये पढ़ चुके हैं पिछली क्लास में आप। यू हैव ऑल्सो स्टडीड द डिफरेंट सिस्टम्स ऑफ इन द बॉडी कोऑर्डिनेट देयर एक्टिविटीज़। बॉडी के अंदर सिस्टम एक दूसरे के साथ एक्टिविटी कोऑर्डिनेट करते हैं। कोऑर्डिनेट का मतलब मिलजुल के परफॉर्म करते हैं। नाउ यू विल स्टडी द स्ट्रक्चर एंड द फंक्शन ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम। आप डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में तफसील से जानेंगे। हैव यू एवर ऑब्जर्व व्हाट हैपेंस इनसाइड आवर बॉडी? क्या आपने कभी गौर किया है कि हमारे जिस्म के अंदर क्या होता है? ठीक है, वी हैव व्हेन वी टेक अ फर्स्ट बाइट ऑफ फूड, पहला खाना का निवाला जब लेते हैं तो क्या होता है हमारे अंदर? एनी टाइम वी स्मेल और टेस्ट और इवन थिंक अबाउट गुड फूड वी फील सम फ्लूइड इनसाइड आवर माउथ। अच्छे खाने के बारे में जब सोचते भी हैं ना, जब एहतिशाम भाई खासतौर पर सोचते हैं अच्छी सा केक हो जिसका शक्ल पतंग जैसी हो, ऐसा है नहीं है? अच्छा चलिए, बारबेक्यू में तो ऐसा होता है ना, बारबेक्यू की स्मेल आती है, वो हवा के अंदर आ रही होती है ना, तो उस वक्त हमें बड़ा एक माउथ वाटरिंग कैफियत आती है। तो हम अपने मुंह में कोई लिक्विड फील करते हैं, वही जो आपका सलाइवा होता है, सलाइवा जो है आपको फील होता है। वेयर डज दिस फ्लूइड कम फ्रॉम? ये कहाँ से आता है? व्हाट इज़ द रोल ऑफ द फ्लूइड वाइल ईटिंग? इसका रोल क्या होता है खाने के दरमियान? ठीक है, ये डाइजेस्ट सिस्टम बनाया हुआ है, अभी आगे पढ़ेंगे तो देखेंगे डाइजेस्ट सिस्टम की आगे कहाँ ज़रूरत पड़ रही है इस डायग्राम की। टेक अ बाइट फ्रॉम अ पीस ऑफ ब्रेड एंड च्यू इट फॉर सम टाइम। ब्रेड का कोई टुकड़ा खाइए, थोड़ी देर तक उसको चबाइए। क्यों चबाएं भाई? क्योंकि साइंस है, चबाना पड़ेगा।
यू विल फाइंड दैट द लार्ज पीसेज ऑफ ब्रेड ब्रेक्स इनटू स्मॉलर पीसेस। आप देखेंगे कि बड़े बड़े टुकड़े मुंह में छोटे छोटे टुकड़े बन गए, छोटे छोटे। इट इज़ नेसेसरी टू कन्वर्ट द फूड इनटू स्मॉल, इज इट नेसेसरी टू कन्वर्ट द फूड इनटू स्मॉल पीसेस? क्या खाने को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना जरूरी है मुंह से? जितने थोड़े टुकड़ों में तोड़ेंगे पेट में जाके डाइजेशन उतनी आसान हो जाएगी, है ना। विच पार्ट ऑफ बॉडी परफॉर्म दिस एक्टिविटी? ये कौन करता है, ये काम कौन करता है? ऊंचा बोलिए। मुंह में ये काम कौन करता है? मुंह में स्टमक किसका है भाई? मुंह में दांत। फूड कैन नॉट गो स्ट्रेट टू द सेल्स इन द डिफरेंट पार्ट ऑफ योर बॉडी, इट हैज़ टू बी ब्रोकन डाउन टू स्मॉलर सब्सटेंसेस। आपने रोटी खाई, रोटी डायरेक्ट जाके आपके मसल्स में नहीं घुस जाएगी, ठीक है। आपने बोटी खाई, बोटी जाके डायरेक्ट आपके मसल्स में नहीं जाएगी, बल्कि आपको उसको बारीक बारीक टुकड़ों में, बिल्कुल माइक्रोस्कोपिक लेवल पे टुकड़ों में तोड़ना पड़ता है, ठीक है। ये तोड़ने का काम कौन करता है, इसके ऊपर हम बात करते हैं। इट हैज़ टू ब्रोकन डाउन टू स्मॉलर सब्सटेंसेस दैट कैन बी अब्जॉर्ब्ड इनटू द बॉडी सेल्स। ये छोटे छोटे टुकड़ों में टूट के जिस्म में जज्ब होता है। मैनी ऑर्गन्स ऑफ योर बॉडी वर्क टुगेदर, जिस्म के बहुत सारे ऑर्गन्स काम करते हैं ताकि ये गोल अचीव हो सके। दीज ऑर्गन्स वर्क टुगेदर टू मेक अप द डाइजेस्ट सिस्टम एंड परफॉर्म डाइजेशन। हज़म का निज़ाम बनाते हैं और उससे हाजमा करते हैं। ये सारी चीज़ें मिलके वो क्या क्या चीज़ें भी आएंगी। द लार्ज एंड कॉम्प्लेक्स फूड पार्टिकल्स कैन नॉट, तो दोबारा बात उन्होंने रिपीट कर दी। चलें आगे चलते हैं। तो डाइजेस्टिव सिस्टम शुरू होता है मुंह से। देखें किसका मुंह है, आप में से किसका है भाई? किसी खातून का लग रहा है, लिपस्टिक लगाई है उन्होंने, है ना। द ऑर्गन ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम इन विच बोथ केमिकल एंड फिजिकल डाइजेशन टेक प्लेस। मुंह में फिजिकल डाइजेशन भी होती है। फिजिकल किसे कहते हैं? जिसको के छू के महसूस किया जा सके ना, मतलब जो अमली तौर पे हो रही हो, अमली तौर पे, जिस्मानी तौर पे फोर्स लग रही हो कोई, तो मुंह में फिजिकल डाइजेशन होती है। हाँ, मुंह दबा के तोड़ रहा है चीज़ को, तो ये फिजिकल कहलाएगी। और केमिकल भी होती है। वो कैसे? क्योंकि सलाइवा ऐड हो रहा है, सलाइवा में केमिकल्स होते हैं जो कि फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प कर रहे होते हैं। और मुंह में क्या क्या चीज़ें होती हैं, बड़ा मुश्किल काम है देखना, लेकिन ये कि मैं बता देता हूँ, आप लोग हैरान होंगे। मुंह में होते हैं चीक्स। चीक्स किसे कहते हैं? गालों को। ये ना हो तो खाना साइड से निकल के गिरता रहे, है ना। लिप्स होते हैं, वो सामने से रोकते हैं खाने को बाहर निकलने से, ठीक है। टीथ होते हैं, ये असल में काम करते हैं चबाने का। टंग होती है, वो खाने को इधर से होता है, इधर से होता है, उधर से उधर करती है ताकि रोल करती रहे। वो जो मोटा मोटा चबने से रह गया उसको वापस लेके आए, जो चब गया उसको अंदर लेके जाए। खाने को अंदर हलक में पुश करने का काम भी जबान करती है, ठीक है। तो च्यूइंग, टीयरिंग, ये सब तोड़ना, चबाना। क्रशिंग बाय टीथ which helps food to get easily mixed with saliva. Saliva starts the chemical digestion of the carbohydrate. कार्बोहाइड्रेट की डाइजेशन सलाइवा से शुरू हो जाती है। और कार्बोहाइड्रेट वो चीज़ होती है जो कि जिस्म को एनर्जी देती है। हमारे फूड में बहुत सारी चीज़ें होती हैं। अगर आप एक रोटी खाएंगे ना, तो रोटी के अंदर ही आप तोड़ेंगे तो उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें होंगी। उसमें से एक चीज़ होती है कार्बोहाइड्रेट, एक चीज़ होती है प्रोटीन, एक चीज़ होती है मिनरल्स, एक चीज़ होती है वाटर, एक चीज़ होती है वाइटामिन, ठीक है। तो कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं, एक चीज़ होती है फैट। कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं वो क्या करते हैं? वो बॉडी को एनर्जी देते हैं चलने फिर, उनको जला के बॉडी एनर्जी हासिल करती है। हर सेल में घुस जाते हैं, और सेल में घुस के अगर वही ज़्यादा हो जाए कार्बोहाइड्रेट्स, तो वही चर्बी बन के पेट पर लग जाते हैं, लटकना शुरू हो जाता है पेट आपका, ठीक है। इसी तरह से खाने में एक चीज़ होती है प्रोटीन, वो मसल्स बनाती है। तो ये मिनरल्स बॉडी के मुख्तलिफ फंक्शंस परफॉर्म करने में हेल्प करते हैं। लेकिन कार्बोहाइड्रेट का हाजमा मुंह से ही शुरू हो जाता है। प्रोटीन का मुंह से नहीं शुरू हुआ, कार्बोहाइड्रेट का मुंह से शुरू हो गया। एज अ रिजल्ट फूड इज रिड्यूस्ड टू अ सॉफ्ट एंड फ्लेक्सिबल सेमी सॉलिड फूड कॉल्ड बोलस। तो जब तक आपने निहारी खाई थी तब तक वो निहारी थी, जब ये मुंह में जाके हलक से उतरी है तो निहारी नहीं रही बल्कि बोलस हो गया। आपने सैंडविच खाया था उस वक्त तक सैंडविच था, जब तक वो मुंह में नहीं घुसा था। मुंह से जब हलक में उतरा तो अब वो सैंडविच नहीं रहा बल्कि बोलस हो गया। Easily swallowed by tongue and move towards osophagus. Osophagus क्या होती है, अभी उस पर आते हैं, आएंगे उस पर। अच्छा, एक्टिविटी हो गई। चीक्स क्या करते हैं? खाने को दांतों के दरमियान रखते हैं। ये तो पता ही होगा ना आपको, ये बताने की जरूरत तो नहीं है। अच्छा जी, सलाइवा सॉफ्टन माउथ। सलाइवा कहाँ से निकलती है? ज़बान के नीचे से और साइडों से, तालु उसके पीछे से, ज़बान के साइड, दोनों साइडों से, ठीक है जी। दांत क्या करते हैं? ये बता दिया मैंने आपको। हाउ मैनी टीथ डू यू हैव? गिन के बता दो भाई।
हर एक अपने अपने गिन के बता देना। आमतौर पे 32 होने चाहिए हैं बड़े लोगों के। तो बड़े लोगों का मतलब होगा ये 25-30 साल के लोगों के आमतौर पर 32 होते हैं, वरना 28 होते हैं। चार चार दाढ़ें बाद में निकलती हैं, इनको अकब दाढ़ कहते हैं, और कुछ लोगों को अकल दाढ़ भी कहते हैं। ठीक है, ये छोटी छोटी सी एक्टिविटी थी। खाने के दरमियान सामान क्यों हिलाते हैं, ताकि खाना बीच में दांतों के दरमियान रहे, और जो चब गया है वो पीछे चलाया जाए, वो चबा नहीं है वो दांतों के दरमियान में आ जाए। जबान नहीं चलाएंगे तो खाना एक ही जगह रहेगा, चबा हुआ चबता ही रहेगा, और जो गैर चबा हुआ वो गैर चबा रहेगा, और पेट के अंदर भी ऑसोफेगस में नहीं जाएगा। खाना खाने से पहले आपका मुंह में क्यों लुआब आ जाता है? ये नेचुरल बॉडी का मैकेनिज्म है, खाना खाने से पहले मुंह में लुआब आ जाता है। ठीक है, नेचुरल बॉडी का मैकेनिज्म है। जब आप खाना देखते हैं तो बॉडी खुद ब खुद मुंह के अंदर वो डाइजेस्टिव मटेरियल बनाना शुरू कर देती है, ताकि तैयार रहे मुंह, चाहे खाना देखें या खाने का सुने। अगर आप मुंह में खाली रोटी रख लेंगे तब भी रोटी नरम पड़ना शुरू कर जाएगी। तो क्यों? क्योंकि आपके मुंह में सलाइवा होता है, च्यूइंग के बगैर भी सॉफ्ट हो जाती है ना, मुंह में सलाइवा की वजह से। क्या चबाने से रोटी का टेस्ट चेंज होता है? जी चेंज होता है। जब आप खाली मुंह में रखेंगे तो चेंज होगा, जब चबाएंगे उसके टुकड़े टुकड़े निकलेंगे तो अंदर से मिठास भी महसूस होगी आपको। ये तो बच्चों वाली बातें सारी हो गई। डाइजेशन कहाँ से शुरू होती है? मुंह से। मुंह से पहले भी शुरू हो जाती है कि आप देखते हैं तो मुंह में सलाइवा बनने लगता है, तो आंखों से शुरू हो जाती है? नहीं, मुंह से शुरू होती है। ओके, ऑसोफेगस क्या है? ऑसोफेगस फूड पाइप है। अब एक नज़र वापस वो दिखा दूं मैं, सारी चीज़ आखिर में दिखाऊंगा एक साथ, ऐसे कर लेते हैं। चलें, ऑसोफेगस वो पाइप है जो मुंह से निकला है और स्टमक तक जा रहा है। दिखाया था ना ये तो शुरू में हमने, नहीं देखा था? ये देखें, ये रहा मुंह, ये रही ज़बान, ये हलक को फेरिंक्स कहते हैं। फिर यहाँ से होती हुई है ओसोफेगस में आ गई। ये ट्यूब जो है ये ओसोफेगस है। ये खाने को पकड़ पकड़ के नीचे पुश करती है, पकड़ पकड़ के नीचे पुश करती है। उसके बाद ये आ गया स्टमक। ये फ्लेक्सिबल होता है, स्ट्रेचेबल होता है, फैलता बंद होता है। स्टमक से निकलता है खाना, और स्टमक के अंदर लीवर जो है वो अपना फ्लूइड्स डालता रहता है ज़रूरत पड़ने पर। डाइजेशन के बहुत से केमिकल्स आ रहे होते हैं, ठीक है। उसके बाद खाना स्टमक से निकल के स्मॉल इंटेस्टाइन, ये वाली इंटेस्टाइन में जाता है। स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है भी आगे बताएंगे। स्मॉल इंटेस्टाइन में जब सारा कुछ जज्ब हो जाता है, फिर वो लार्ज इंटेस्टाइन में यहाँ से आता है। फिर वो एक दफ़ा वापस पूरा चक्कर काटता है खाना पेट का, यहाँ पे आके लार्ज इंटेस्टाइन है। लार्ज इंटेस्टाइन में आखिर में पानी जो रह जाता है वो जज्ब हो जाता है, मिनरल जज्ब हो जाते हैं, और फिर खाना जो है यहाँ पे आके स्टोर होकर धक्का लगाना शुरू करता है। बोलते हैं चलो भाई चलो वॉशरूम जाना है, ठीक है। तो ये है इस खाने का पूरा निज़ाम हज़म, ठीक है। इसमें का मतलब पेनक्रियाज भी ऐसे केमिकल्स बनाता है जो कि खाने को हज़म करने में हेल्प करते हैं। वो क्या क्या है मैं बताऊंगा, आगे आ ही जाएगा पूरा। गॉल ब्लैडर जो है वो लीवर के साथ लगा हुआ है। लीवर अपने केमिकल्स बना के गॉल ब्लैडर में स्टोर रखता है, ताकि अगर आप जैसा कोई खाने वाला ज़्यादा खा ले अचानक से तो लिक्विड्स कम ना पड़ जाए, गॉल ब्लैडर से एक्स्ट्रा लिक्विड रिसीव हो जाते हैं। वो केमिकल्स के बगैर हज़म होता नहीं है ना खाना, तो केमिकल्स हर वक्त तैयार लीवर का काम है। जिसका लीवर ख़राब हो जाता है वो कमज़ोर हो जाता है, क्योंकि उसका खाना वो कितना भी खा रहा होता है वो हज़म नहीं हो रहा होता, यानी बॉडी में जज्ब नहीं हो रहा होता। बॉडी में जज्ब तब होगा जब वो बारीक बारीक टुकड़ों में टूटेगा। जब वो बारीक बारीक टुकड़े में टूट ही नहीं रहा, जिसका गॉल ब्लैडर ख़राब हो जाए उसको कोई मसला नहीं होता, गॉल ब्लैडर काट के निकाल देते हैं। हाँ, आप यूँ समझ लें कि ये गॉल ब्लैडर वेयर हाउस है, लीवर फैक्ट्री है। अगर वेयर हाउस बंद हो जाए कोई बात नहीं, फैक्ट्री से डायरेक्ट दुकानों में माल चला जाएगा। लेकिन अगर फैक्ट्री बंद हो जाए, वेयर हाउस खुला रहे, तो बेकार हो गया, काम नहीं होगा, ठीक है। तो लीवर की बीमारी में से एक बीमारी आपने सुना होगा, जॉन्डिस, पीलिया, यरकान हो जाते हैं, आंखें पीली हो जाती हैं इससे। इसी तरह से हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, हेपेटाइटिस जो बड़ा ख़तरनाक मर्ज़ है, लीवर का मर्ज़ है। उसके बाद लीवर काम करना छोड़ देता है। इसी तरह से आजकल के लोगों को एक बीमारी होती है लीवर की, फैटी लीवर,
है ना। सुमैया फैटी लिवर समझती हैं? नहीं समझती। फैटी समझते हैं? फैटी लीवर के ऊपर चर्बी आ जाती है बहुत सारी, उसके बाद लीवर अपना सही से काम नहीं कर पाता। ये भी आजकल के फास्ट फूड खा खा के, मिर्चों वाले खाना खा खा के ये मसले हो जाते हैं। चलें आगे चलते हैं। मुंह देख लिया हमने, अब हम देखते हैं ऑसोफेगस क्या है। फूड पाइप जहाँ से खाना गुजर रहा है। ऑसोफेगस जो है पाथवे के तौर पे काम करती है, ट्रांसपोर्ट करती है फेरिंक्स से होता हुआ स्टमक तक। फेरिंक्स हलक को कहते हैं, जैसे मैंने बताया। बोलस पुश होता है ऑसोफेगस के जरिए से एक वेव लाइक पैटर्न में, यानी लहरों की तरह से वो मोटी पतली हो के पुश करती है खाने को, ऑसोफेगस ऐसे। सही है जी। स्टमक में क्या होता है? ओसोफेगस से होकर स्टमक में आता है। स्टमक एक जे शेप का एक मस्कुलर बैग है। मस्कुलर बैग क्यों है सुमैया? ठीक है जी, तो जे शेप का मस्कुलर बैग होता है, और मस्कुलर होने का मतलब ये है कि वो अपने आप को स्ट्रेच कर सकता है और कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है। और वो कॉन्ट्रैक्ट और स्ट्रेच ऐसे करता है जैसे आप अपने हाथ की मुट्ठी में लेके चीज़ों को दबा रहे हो। ठीक है, इससे क्या होता है कि खाने को दबा दबा के, जैसे आटा गूंदते हैं ना, दबा दबा के खाने को उसके अंदर जूसेस मिक्स करके, और उसके एक एक जो ज़र्रा है उसको जो है वो केमिकल प्रोसेस से एक्सचेंज किया जाता है। द वॉल्स ऑफ द स्टमक रिलीज गैस्ट्रिक जूस। स्टमक की दीवारों से गैस्ट्रिक जूस निकलता है। दिस जूस कंटेन्स, इस गैस्ट्रिक जूस में क्या होता है? एन एसिड कॉल्ड HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो स्टमक की दीवारों से HCl निकलता है, और उसमें से वाटर निकलते हैं और एंजाइम्स निकलते हैं। एंजाइम्स क्या होते हैं? एंजाइम्स वो केमिकल होते हैं खाने को हजम करने में हेल्प करते हैं। HCl खाने को गला देता है। HCl खाने को गला देता है। स्टमक के अंदर HCl होता है जो कि खाने को गला देता है, और एंजाइम्स जो हैं वो मुख्तलिफ तरह के खानों को जज्ब होने के काबिल बनाते हैं। समझ रहे हैं? कभी कभी स्टमक से ऊपर आ जाता है, वैसे तो स्टमक का मुंह बंद रहता है। जैसे ही खाना इसमें जाता है, मुंह अपने आप को वापस बंद कर लेता है, तो रिवर्स में खाना नहीं आता स्टमक का। हाँ, कुछ लोगों का आ जाता है, जो ज़्यादा खा लें या खाना खा के लेट जाएं या खाना खा के भागे दौड़ें, तो फिर वो रिगर्जिटेशन होती है, यानी तेज़ाब का ऑसोफेगस में आना। उसको कहते हैं सीने में जलन हो रही है, तेज़ाबियत महसूस हो रही है। उल्टी भी बातों का आ जाती है। द एंजाइम्स कन्वर्ट द लार्ज प्रोटीन मॉलिक्यूल्स इनटू स्मॉल प्रोटीन। अगर प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स बड़े बड़े हैं तो एंजाइम उनको छोटे छोटे मॉलिक्यूल में कर देते हैं। आप बात समझ रहे हैं? फॉर एग्जांपल, मेरा सेल जो है ना जी, वो इतना सा है। अब खाने का जो मैंने एक निवाला खाया है फॉर एग्जांपल, वो इतना बड़ा है, तो निवाले को दांतों ने तोड़ तोड़ के टुकड़ों में कर दिया। इस टुकड़े को HCl एसिड था, एसिड ने बिल्कुल गला के नरम कर दिया, बिल्कुल काबिले तकसीम कर दिया। ठीक है, और उसके बाद मुख्तलिफ केमिकल्स आए, और इसमें भी बारीक बारीक ज़र्रे हैं, कुछ स्टार्च के हैं यानी कार्बोहाइड्रेट के, कुछ प्रोटीन के हैं, कुछ वाटर के हैं। उन सब चीज़ों को अलग अलग कर गए, ताकि जब ये यहाँ से आगे निकलें तो ये अलग अलग शक्लों में जज्ब होकर सेल में जा सके। ठीक है, तो ये जो अलग अलग कर रहे हैं उनको एंजाइम्स कहते हैं। HCl का काम क्या है? गला देना। एंजाइम से क्या काम है? प्रोटीन को अलग लेके चले जाना, कार्बोहाइड्रेट्स को अलग कर देना, शुगर को अलग कर देना, वाटर को अलग कर देना। HCl softens the food and also kills the germs which are present in the food. बहुत से जर्म्स ऐसे हैं जो HCl से ही बच जाते हैं, तो वो फिर आगे जाके मसाइल पैदा कर सकते हैं। ठीक है, मैकेनिकल डाइजेशन स्टमक ऑल्सो रिजल्ट्स फ्रॉम द मिक्सिंग वेव्स इन विच बोलस इज कम्प्लीटली मिक्स बाय गैस्ट्रिक जूस। मैंने जैसे बताया कि वेव्स की शक्ल में मसल्स जो हैं वो कॉन्ट्रैक्ट और एक्सपेंड होते हैं पेट के, स्टमक के, जिसकी वजह से अंदर जो भी बोलस है वो उसमें सारा जूस मिक्स हो जाता है अच्छी तरह से। गैस्ट्रिक जूस स्टार्ट्स द केमिकल डाइजेशन ऑफ प्रोटीन। क्यों? मुंह में तो स्टार्च की डाइजेशन शुरू हो गई थी, है ना, सलाइवा की वजह से। स्टार्च यानी कार्बोहाइड्रेट की। मैंने क्या क्या बताई थी, क्या क्या चीज़ें थी? कार्बोहाइड्रेट थे और क्या था? कौन बताएगा? कार्बोहाइड्रेट थे। कार्बोहाइड्रेट्स किस चीज़ में होते हैं? जैसे केले में होते हैं, चावल में होते हैं, रोटी में होते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स वो होते हैं जो कि हमारे एनर्जी के लिए इस्तेमाल होते हैं। दूसरी चीज़ क्या होती है? प्रोटीन होते हैं। प्रोटीन क्या होते हैं? किस चीज़ में होता है प्रोटीन? गोश्त में होते हैं, रोटी में भी थोड़े से होते हैं, दूध में होते हैं। प्रोटीन्स वो होते हैं, सब्जी में सब में नहीं होते, कम होते हैं, दालों में होते हैं। प्रोटीन वो होते हैं जिनकी मदद से हमारे मसल्स बनते हैं, गोश्त बनता है। सुन रहे हैं?
फिर तीसरी चीज़ क्या होती है, फैट होता है खाने में, फैट भी कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट हो जाता है, एनर्जी के लिए यूज़ होता है। उसके अलावा खाने के अंदर जो है वो वाइटामिन होते हैं, वाइटामिन जो है वो खाने मुख्तलिफ ऑर्गन्स को और मुख्तलिफ जो हमारे ग्लैंड्स हैं उनको अच्छा चलने रहने में हेल्प करते हैं बॉडी के। ऐसे वाइटामिन आयरन नहीं, वाइटामिन जैसे वाइटामिन B1 B2 B3 B4, वाइटामिन ए, वाइटामिन के, वाइटामिन डी, वाइटामिन सी, ये मुख्तलिफ चीज़ों में फंक्शंस करने में हेल्प करते हैं बॉडी को। ठीक है जी, कुछ पूछ रही हैं आप? धूप की मदद से स्किन विटामिन डी बनाती है, धूप में विटामिन नहीं होता, धूप में तो लाइट होती है, रोशनी होती है। ठीक है, गैस्ट्रिक जूस जो है वो केमिकल डाइजेशन शुरू करते हैं और एज अ रिजल्ट बोलस इज कन्वर्टेड इनटू अ सेमी लिक्विड कॉल्ड शिम या चाइम। ठीक है, तो ये जो बोलस था जो आपने निवाला खाया था वो आहिस्ता आहिस्ता चाइम में कन्वर्ट हो जाता है, जो कि तकरीबन लिक्विड ही सा होता है, पेस्ट होता है यहाँ पे स्टमक में जो कुछ होता है। फूड इज हेल्ड इन द स्टमक फॉर सेवरल आवर्स, कुछ घंटों तक खाना पेट में रहता है। ग्रेजुअली द स्टमक एम्प्टीज इट्स कंटेंट इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन, आहिस्ता आहिस्ता स्टमक जो है वो अपने जो मामलात हैं, चीज़ें हैं, वो कहाँ, स्मॉल इंटेस्टाइन में छोड़ देता है। मैंने पहले दिखाया अभी ऊपर। ठीक है, आगे चलते हैं, एक्टिविटीज़ में नहीं फंसते, आगे चल जाते हैं, ये सब हमने डिस्कस कर लिया है ना। फिर स्मॉल इंटेस्टाइन इज अ लॉन्ग हाईली कॉइल्ड नैरो ट्यूब ऑफ 6 मीटर एवरेज लेंथ। 6 मीटर समझते हैं हम कितना होता है? यहाँ मेरे जिस ज़मीन पर मैं बैठा हूँ और जो छत ऊपर नज़र आ रही है, ये 3 मीटर का फासला है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन कहाँ तक हो गई? मेरी ज़मीन से जो छत है, छत, और छत से फिर एक और छत तक, तो ये 6 मीटर हो गया। इतनी बड़ी आंत आपके पेट में मौजूद है स्मॉल इंटेस्टाइन। 1 मीटर में 3 फुट होते हैं कमोबेश, तो 6 मीटर में 18 फुट होंगे। तो मेरे जैसे 3 बंदे लिटा लो, तुम्हारी एक आंत इतनी लंबी है, छोटी वाली, छोटी आंत इतनी लंबी है, बड़ी आंत छोटी होती है। बड़ी आंत और छोटी आंत जो बोलते हैं वो उसकी मोटाई पे बोलते हैं, छोटी आंत पतली होती है, बड़ी आंत मोटी होती है। ठीक है जी, बड़ी आंत आखिर में आती है, छोटी आंत पहले आती है। तो ये जो चाइम है ये स्मॉल इंटेस्टाइन में दाखिल होता है। इट रिसीव्स बाइल फ्रॉम द लीवर। अब लीवर जो है वो यहाँ पे अपनी बाइल छोड़ता है, छोटी आंत के मुंह पे लीवर अपनी बाइल छोड़ेगा। बाइल क्या है? वो केमिकल है जो मदी डाइजेशन में नेक्स्ट लेवल पे हेल्प करना है। और पेनक्रियाज यहाँ पे पेनक्रिएटिक जूस छोड़ता है। स्टमक ने एंजाइम्स लिए थे, स्टमक ने HCl लिया था, नरम वरम करके पेस्ट बना के बिल्कुल बारीक बारीक टुकड़े में करके प्रोटीन को पेस्ट करके प्रोटीन को अलग अलग करके स्मॉल इंटेस्टाइन में छोड़ा। स्मॉल इंटेस्टाइन में इसके साथ साथ लीवर ने बाइल जूस छोड़ा और पेनक्रियाज ने पेनक्रिएटिक जूस छोड़ा। ठीक है, अब क्या हो रहा है स्मॉल इंटेस्टाइन में? देखिए मज़ेदार बात, बाइल जो होता है वो कुछ हरा ब्राउन सा लिक्विड होता है। आपने कहीं बकरे तो देखा होगा, बकरे की जब कुर्बानी के बाद तो वो कलेजी जब काटते हैं, कलेजे के साथ एक छोटी थैली होती है, उस थैली को निकाल के फेंक देते हैं, कभी कभी फट भी जाती है, उसमें से हरा हरा सा ब्राउन ब्राउन सा लिक्विड निकलता है। निकलता देखा है आपने कभी? चलिए नेक्स्ट टाइम दिखा देंगे आप। ठीक है, नहीं देखना। ये लीवर से निकलता है और गॉल ब्लैडर एक थैली होती है, उसमें जमा रहता है। ये देखें, ये देखें, ये रहा, ये रहा लीवर, ये रहा। ये बड़ा सेहतमंद लीवर है, वरना तो उस पर बहुत बीमारी कट लगे हुए होते हैं, और हम जो अड़ाबला खाते हैं ना उससे लीवर आहिस्ते आहिस्ते ख़राब होता चला जाता है। हमारे बड़े मजलूम लीवर होते हैं हम लोगों के, खासतौर पर फास्ट फूड खाने वाले, बाहर के चूरन खाने वाले। नहीं, बड़ों का भी हो सकता है, अगर वो सेहत बख्श खाने खाएँ, नेचुरल खाने खाएँ, ज़्यादा तेल ना खाएँ, हर वक्त तली हुई चीज़ें ज़्यादा ना खाएँ, इस तरह के काम ना करें। ठीक है, लीवर, गॉल ब्लैडर ये थैली होती है, लीवर का जूस इसमें जमा होता रहता है। लीवर डायरेक्ट भी स्टमक में भेज सकता है और गॉल ब्लैडर के थ्रू भी भेज सकता है। ये अल्लाह का एहसान है, अगर लीवर सिर्फ गॉल ब्लैडर के थ्रू ही भेजता होता तो गॉल ब्लैडर की ख़राबी के बाद पूरा मसला ही बंद हो जाता। लेकिन अब अक्सर लोगों का गॉल ब्लैडर ख़राब रहने लगा है, यानी 30 40 45 साल की उम्र में उनको गॉल ब्लैडर काट के निकलवाना पड़ता है। उर्दू में पित्ता कहते हैं, पित्ते में पथरी हो जाती है। पथरी क्या होती है कि ये जो लीवर के जो जूसेस इसमें आ रहे हैं, इनके साथ रहते रहते यहाँ पे ना कुछ गुठलियाँ बननी शुरू हो जाती हैं, और फिर ऐसे ऐसे गुठलियाँ इतनी बढ़ जाती हैं कि यहाँ से कुछ गुजर नहीं पाता, तो फिर तकलीफ़ होती है, फिर ये काट के निकाल देते हैं। फिर लीवर डायरेक्ट ही भेजता है बाइल। ठीक है जी, तो
It helps to break down large size of fat into smaller pieces so that fat can be digested faster by enzymes. तो बाइल का असल काम क्या है? फैट को तोड़ना छोटे टुकड़ों में। खाने में मैंने बताया अलग अलग तरह की चीज़ें आती हैं, एक ही चीज़ सब चीज़ों को नहीं तोड़ सकती। आपने देखा है कभी पानी में तेल जज्ब होता है, तेल हल होता है? नहीं होता ना। पानी पानी जैसी चीज़ें में हल होगा, वाटर सॉल्युबल में हल होंगे, फैट सॉल्युबल फैट्स में हल होंगे। तो फैट को हल करने के लिए बाइल होता है, प्रोटीन को हल करने के लिए स्टमक में एसिड्स होते हैं, और स्टार्च को हल करने के लिए सलाइवा के अंदर भी होते हैं और स्टमक में और भी होते हैं। पेनक्रियाज जो है पेनक्रियाटिक जूस निकालता है, जिसका काम होता है प्रोटीन और फैट्स और कार्बोहाइड्रेट्स को मज़ीद जज्ब होने में हेल्प करना। ठीक है। दी स्मॉल प्रोटीन मॉलिक्यूल्स आर नाउ ब्रोकन डाउन इनटू अमाइनो एसिड। अब ये जो प्रोटीन थे ना, जो गोश्त था, आपने बोटी खाई थी, मुर्गी की बोटी खाते हैं ना, बोटी जो खाई थी उसको दांतों में तोड़ के जो टुकड़ा किया था, आहिस्ता आहिस्ता ये अमाइनो एसिड्स बन जाते हैं। अमाइनो एसिड्स कहलाते हैं प्रोटीन्स जो जज्ब होते हैं। इसीलिए बहुत से लोग जो हैं वो क्या करते हैं, जिनको वो करना होता है ना, अपने बॉडी बिल्डिंग करनी होती है, अब 1 किलो मुर्गी खाओ, उसमें से 1 पाव भी अमाइनो एसिड नहीं निकलते। वो अमाइनो एसिड है जो फिर यहाँ पे आके लगते हैं। ये अमाइनो एसिड लगे हुए हैं, ये अच्छे लगे हुए हैं ना। अब लोग जो बॉडी बिल्डिंग करते हैं क्या करते हैं, वो डायरेक्ट अपने ऐसे जूस बनाते हैं, शेक बनाते हैं, उसमें डायरेक्ट अमाइनो एसिड्स डाल के पी लेते हैं। तो उससे क्या होता है कि वो डायरेक्ट उनकी मसल्स की ग्रोथ हो जाती है। बास प्रोटीन शेक्स तो ऐसे होते हैं जो खाली बोटी वोटी इस टाइप की चीज़ों से या वे से या मिल्क से एक्सट्रैक्ट करके प्रोटीन ही का शेक होता है एक्चुअली। लेकिन बाद अमाइनो एसिड शेक्स भी होते हैं, यानी प्रोटीन के भी एक नेक्स्ट लेवल पर चले गए, उसको डायरेक्ट उस हालत में ले आए कि बस वो डायरेक्ट जाएगा, 1 पाव आपने अमाइनो एसिड लिया, वो 1 पाव गोश्त में कन्वर्ट हो जाएगा आपके, डायरेक्ट उसमें कन्वर्ट होगा। यानी फिर आप बाहर सामान कम निकलेगा, सारा का सारा बॉडी पे लगेगा। ठीक है, एफिशिएंट हो जाएंगे आप। एफिशिएंट हो गए ना भाई, जो खाया सारा बॉडी पे लग गया, बाहर कुछ नहीं निकाला। अच्छा जी, एहतशाम बिल्कुल खुश नहीं हो रहा है इस बात पे, कह रहे ये गलत बात है, सब लगा लिया, दूसरों का भी तो हक होता है ना, मतलब बंदा सब अपने पास रखेगा क्या, है ना एहतशाम? अच्छा जी, चलें। अब क्या हुआ कि स्मॉल प्रोटीन मॉलिक्यूल्स आर नाउ ब्रोकन डाउन टू अमाइनो एसिड सिंपलर एंड डिफ्यूजिबल फॉर्म ऑफ प्रोटीन। अमाइनो एसिड जो होते हैं वो प्रोटीन की वो शक्ल होती है जो कि फिर सेल्स के अंदर जज्ब हो सकते हैं। सेल प्रोटीन को क्यों लेते हैं? सेल अपने आप को रिपेयर करने के लिए प्रोटीन को लेते हैं। हमारी जो मसल्स हैं, सेल्स के जो मसल्स को सेल्स बना रहे हैं वो अमाइनो एसिड से बने हुए। और एनर्जी के लिए वो किसको लेते हैं? एनर्जी के लिए वो कार्बोहाइड्रेट को लेते हैं, और कार्बोहाइड्रेट को जलाते हैं किसकी मदद से? ऑक्सीजन की मदद से। ऑक्सीजन कहाँ से आती है उनके पास? वो फेफड़ों में से आती है। सेमी डाइजेस्टेड कार्बोहाइड्रेट्स आर कन्वर्टेड इनटू इन्फ्यूजिबल शुगर्स। अब जो कार्बोहाइड्रेट्स से कार्बोहाइड्रेट्स ग्लूकोज और शुगर में कन्वर्ट हो जाते हैं। इसी तरह से फैट्स भी जो हैं वो ग्लूकोज, ग्लिसरॉल और फैटी एसिड में कन्वर्ट हो जाते हैं। ये और बिल्कुल बारीक चीज़ें, अब ये डायरेक्ट जा सकती हैं आपके खून के अंदर, और खून के ज़रिए से जाएंगी ये हर सेल, जिस्म के एक सेल, उंगली की पोरों तक, आँख के अंदर, दिमाग के अंदर, जिस्म के अंदर जो जिस जगह जो सेल मौजूद हैं, उनकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से चीज़ें वहाँ जाने के लिए तैयार हैं। द मस्कुलर एक्शन ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन मिक्सेस द फूड विद बाइल एंड पैनक्रियाटिक जूस। मस्कुलर एक्शन क्या होता है? ऐसे मैंने कहा जैसे दबाने का तरीका होता है ना, तो ये आंतें भी ऐसे दबा दबा के चल रही हैं। कभी आपको पेट में दर्द हुआ है तो वो भी वेव्स में होता है, है ना? वेव्स मोशन में पेट में दर्द होता है, क्योंकि आंतें वेव्स मोशन में मूव कर रही होती हैं। तो अगर कोई फूड उनको हर्ट कर रहा होता है तो वेव्स मोशन में पेट में वो खाना आहिस्ते से आगे जाता है, आपका पेट का दर्द आगे आगे बढ़ता जाता है, यहाँ तक कि पेट का दर्द आगे से नीचे, नीचे से नीचे जाते जाते पेट का दर्द निकल जाता है, दर्द का बायस होने वाली चीज़ निकल जाती है। मतलब हियर द डाइजेशन इज कम्प्लीटेड। यहाँ पे डाइजेशन कंप्लीट हो गई, यानी खाने का टूटना कंप्लीट हो गया। एट द एंड ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन द डाइजेस्टेड soluble and diffusible components of food are now diffused through the walls of the small intestine into the bloodstream। अब यहाँ पे क्या होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन के आखिरी हिस्से में जाके, स्मॉल इंटेस्टाइन की दीवारों पे क्या होती हैं? पतली पतली झालरें लटकी हुई होती हैं। इन झालरों में खून की नालियाँ एक्सपोज्ड होती हैं, और ये जो लिक्विड बिल्कुल हर तरह से टूटा हुआ, हर तरह से बारीक बारीक टुकड़े हुआ लिक्विड गुजर रहा है, ये यहाँ से गुजरता है, और ये नालियाँ इसमें से अपने काम की चीज़ें जज्ब कर लेती हैं।
कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट सब इनमें जज्ब हो जाता है और फिर खून में सवार होके सामान निकल पड़ता है जिसम में डिस्ट्रीब्यूट होने के लिए। ठीक है, तो डाइजेशन वहाँ कंप्लीट हो गई थी, अब ये एब्जॉर्प्शन हो रही है, स्मॉल इंटेस्टाइन के आखिर में एब्जॉर्प्शन हो रही है। Absorption only occurs in small intestine as its walls consist of many folds that provide larger surface area. इसकी दीवारें तह हुई भी होती हैं अंदर ही अंदर से और उसमें बारीक बारीक झालरें होती हैं जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा सरफेस एरिया बढ़ जाता है इसका, उससे बहुत कुछ जज्ब होने की जगह होती है। इट्स वॉल आर कम्प्लीटली सराउंडेड बाय कैपिलरीज फॉर मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन। कैपिलरीज कहते हैं खून की बारीक बारीक नालियों को। कैपिलरीज जो हैं वो मौजूद होती हैं वहाँ पे जिसकी वजह से खाना डाइजेस्ट होके एब्जॉर्ब होके आसानी से ब्लड स्ट्रीम में शामिल हो जाता है। Absorbed food is utilized in the body like glucose used in the respiration process. Amino acids, fatty acids and glycerol are used in the formation and growth of cells. तो मुख्तलिफ चीज़ें हमारे जिस्म को एनर्जी देने के लिए या हमारे जिस्म को बनाने के लिए इस्तेमाल होती हैं। फिर लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होता है? अब बड़ी आंत में आ गया है। छोटी बहन बड़ी बहन, छोटी बहन बड़ी थी, बड़ी बहन छोटी थी, बस छोटी बहन पतली थी, बड़ी बहन मोटी थी। ठीक है, तो ये ऐसा ही है यहाँ पे। द अनडाइजेस्टेड नॉन डिफ्यूजेबल। अब कुछ खाना ऐसा होगा जो अभी भी डाइजेस्ट नहीं होगा। पता है आपको कि अगर आप सेब का छिलका खा लेते हैं, तो वो ऐसे ही निकल जाता है। आपके जो भी चीज़ें हैं, आपका HCl, आपके बाइल, आपका पैनक्रिएटिक जूस, ये सेब के छिलके को हल करने के लिए काफ़ी नहीं है। तो सेब का छिलका आपकी पूरी इंटेस्टाइन से होता हुआ आखिरकार बाहर निकल जाता है। तो बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो अनडाइजेस्टेड रह जाती हैं। बॉडी के अंदर कुछ केमिकल्स ऐसे नहीं हैं जो इन चीज़ों को भी हल कर सकें। और आपको पता है बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जिनको हल करने के लिए बॉडी में अल्लाह ताला ने कुछ जरासीम रखे हैं, बैक्टीरियाज है जो हमारे हेल्पफुल बैक्टीरियाज हैं, प्रोबायोटिक्स कहलाते हैं। वो क्या कहलाते हैं? प्रोबायोटिक्स। बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है आजकल की ये। आजकल ज़रा पुराने ज़माने में भी इसका इलाज होता था देसी तरीके से। जब आप एंटीबायोटिक्स खाते हैं ना, एंटीबायोटिक्स आपके जिस्म के अंदर के बहुत से जरासीम मार देती हैं। क्या करती हैं? जरासीम मार देती हैं। जरासीम बैठी है ना सामने, मर जाती है। तो जब जरासीम कुछ अच्छे जरासीम भी मर जाते हैं तो उन अच्छे जरासीम को वापस नहीं लाएंगे तो आपके जिस्म में हाजमा ख़राब रहेगा। एंटीबायोटिक खाने के बाद हाजमा ख़राब हो जाता है क्योंकि जिस्म के बहुत से अच्छे जरासीम मर जाते हैं। और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो वो जरासीम ही हज़म करने में हेल्प करते हैं आपकी। वो अच्छे जरासीम आपकी हेल्प करते हैं जिसमें बहुत से खाने की चीज़ें हज़म करने में। तो उसके लिए फिर क्या करते हैं? फिर आप एक कैप्सूल खाते हैं 1 2 3 दिन के लिए। उन कैप्सूल में वो जरासीम होते हैं, तो फिर आप खाते हैं और वो आपके पेट में वापस जाके वापस हेल्दी कर देते हैं आपके पेट को। प्रोबायोटिक्स खिलाते हैं, जरासीम खाते हैं आप कैप्सूल में डाल के। ठीक है, पुराने ज़माने में हम दही से करते थे काम। दही में यीस्ट होता है, इस तरह के जरासीम होते हैं कि आपको वो प्रोबायोटिक का काम करते हैं। अच्छा, ये तो अनडाइजेस्टेड या नॉन डिफ्यूजेबल, ऐसा खाना जो आप डिफ्यूज़ नहीं हो सकता, वो डिफ्यूज़ नहीं हो सकता मतलब जज नहीं हो सकता छोटी आंत में, वो खाना बड़ी आंत में आ जाता है। इनसॉल्युबल कंपोनेंट्स ऑफ फूड मूव टूवर्ड्स द लास्ट पार्ट ऑफ द डाइजेस्ट सिस्टम। लास्ट पार्ट की तरफ वो खाने की चीज़ें पहुंचना शुरू हो जाती हैं जो कि जज नहीं हो सकती। इट इज़ शॉर्टर मच ब्रॉडर, छोटी है लेकिन मोटी है। ठीक है, देन द स्मॉल इंटेस्टाइन के मुकाबले में। इट इज़ अ ट्यूबुलर स्ट्रक्चर विच इज़ ऑन एन एवरेज 1.5 मीटर लॉन्ग विद अ लार्ज डायमीटर। वो 1.5 मीटर लंबी होती है। 1.5 मीटर में भी कितने फुट होते हैं? 1 मीटर में 3, तो 1.5 मीटर में 4.5 फुट। तो मतलब समझ लें कि इत्तिशाम के कंधे तक तो आई जाएगी। हाँ, मोटी आंत, छोटी आंत, बड़ी आंत। Here the water and mineral salts are absorbed। यहाँ पे आके पानी जज्ब होता है। अगर पानी छोटी आंत में ही जज्ब हो गया होता, अल्लाह की देखी करनी क्या ज़बरदस्त है। अगर छोटी आंत में ही पानी जज्ब हो गया होता, खाना नीचे नहीं उतरता। सोचे ना, सूख जाता वहीं पे, आधे रास्ते में खाना सूख जाता, नीचे कैसे उतरता? तो अल्लाह ताला ने स्टमक में सारी चीज़ें जज्ब करवा ली, स्मॉल इंटेस्टाइन में सारी चीज़ें जज्ब करवा ली, पानी नहीं करवाया। पानी बिल्कुल आखिर में, बिल्कुल निकलने से पहले जज्ब होता है, ताकि अल्लाह कितना मतलब रहम है ना, अल्लाह का कितना करम है इस बात में कि पानी आखिर में जज्ब होता है। इसके पीछे एक और भी राज है, वो फिर कभी और बताऊंगा मैं आपको कि इससे एक और फ़ायदा भी हो सकता है इंसान को। इंसान समंदर के पानी में भी जिंदा रह सकता है कई महीने तक। ठीक है, ठीक है जी। तो यहाँ पे मिनरल वाटर और मिनरल एब्जॉर्ब होता है आपकी लार्ज इंटेस्टाइन में।
मिनरल्स आर अब्जॉर्ब विद द हेल्प ऑफ सम फ्रेंडली बैक्टीरिया विच लिव हियर, मैंने ऐसे बताया आपको कि स्मॉल लार्ज इंटेस्टाइन में बैक्टीरिया रहते हैं। ऑल द नॉन डिफ्यूजिबल कंपोनेंट्स ऑफ फूड मूव टुवर्ड रेक्टम, लार्ज इंटेस्टाइन के बिल्कुल आखिर में एक थोड़ा थैली नुमा सी जगह होती है, वहाँ पे जाके खाना जमा होना शुरू हो जाता है, उसको रेक्टम कहते हैं। हेयर द अनडाइजेस्टेड फूड इज कन्वर्टेड इनटू फीसेस, यहाँ पे जो बचा हुआ खाना है वो थोड़ा सा ऐसे दब दब के वो पॉटी की शक्ल इख्तियार कर लेता है। विच आर रिमूव फ्रॉम द बॉडी बाय एन ओपनिंग कॉल्ड एनस, वो जो एनस के रास्ते से बाहर निकल जाता है। ठीक है जी, ये हो गया आपका डाइजेस्टिव सिस्टम। अब इन्होंने कहा कि डाइजेस्टिव सिस्टम को लेबल करें, ये तो आप कर ही सकते हैं कि ए पे क्या है, बी पे क्या है, सी पे क्या है, डी पे क्या है। ए पे लीवर है, बी पे लार्ज इंटेस्टाइन है, सी पे बताओ क्या है, शाम से पूछ, जिससे पूछूंगा बताएगा। सी पे क्या है? अरे भाई नाम क्या है इसका? नालिका। जी सुमैया, ऊंचा बोलें। ऑसोफेगस। अच्छा, डी पे कौन बताएगा? नाबिया। स्टमक। वेरी गुड, वेरी गुड। ई पे कौन बताएगा? तिशाम, नजर आ रहा है? पैनक्रियाज है ई पे। एफ पे क्या है? वेरी गुड। एक्स पे क्या है? एक्स दिख भी रहा है कहीं? हाँ ये रहा, माउथ। और वाई पे क्या है? वाई पे मुझे लग रहा है गॉल ब्लैडर है ना? तो माशाल्लाह, इसका मतलब आज मैंने सही पढ़ा दिया आपको, क्योंकि आपको ये पता चल गया कौन सी चीज़ कहाँ है और कौन सी चीज़ को कहाँ क्या इस्तेमाल है उसका। ठीक है, कुछ मसाइल जो खाने के होते हैं, बहुत सारे मसले होते हैं खाने पीने से मुताल्लिक, जैसे कि डायरिया होता है जिसको कहते हैं मोशन, लूज मोशन हो गए। फूड पॉइजनिंग होती है, उसमें भी लूज मोशन भी होता है, उल्टियाँ भी होती हैं। फूड पॉइजनिंग का मतलब खाना ऐसा चला गया जिससे जो कि हमारे लिए काबिल हज़म नहीं था। वॉमिटिंग हो जाती है, उल्टियाँ होती हैं, अल्सर हो जाता है। अल्सर ज़ख्मों को कहते हैं, अंदरूनी ज़ख्मों को अल्सर कहते हैं। कॉन्स्टिपेशन, कब्ज़ हो जाता है, वही पानी का जज्ब होना शुरू हो जाता है ज़्यादा। ओबेसिटी यानी मोटा होना, चर्बी का बढ़ जाना। मेल न्यूट्रिशन, कमी हो जाना। ठीक है, सब मौजूद है यहाँ। ओबेसिटी मौजूद है, मेल न्यूट्रिशन भी मौजूद है ना? कमज़ोर दुबले पतले भी लोग मौजूद हैं और मोटे मोटे लोग भी मौजूद हैं। डायरिया क्या होता है? हैव यू एवर हर्ड अबाउट लूज मोशन? एहतिशाम, क्या आपने लूज मोशन के बारे में कभी सुना है, कभी महसूस किया है लूज मोशन में क्या होता है? जिंदगी में कभी महसूस नहीं किया? आज तक कभी नहीं हुआ? अच्छा हुआ है लेकिन बताना नहीं चाह रहे, शर्म आ रही है। अच्छा ठीक है। इट इज मेडिकली टर्म्ड एज डायरिया, लूज मोशन को मेडिकली डायरिया कहते हैं। इट अकर्स ड्यू टू फास्ट डाउनवर्ड रिदमिक एक्शन ऑफ द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, डाइजेस्टिव सिस्टम थोड़ा फास्ट हो जाता है, मतलब स्पीड बढ़ जाती है उसकी। द रीजन इंक्लूड प्रेजेंस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन द कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर, अगर कोई ऐसी चीज़ें, ऐसे जरासीम मौजूद हैं खाने में जो आपने खाया है, तो वो इसको बॉडी ऑटोमेटिकली खाने को निकालने के लिए रफ्तार बढ़ा देती है खाने की। अब तो इसलिए बगैर हजम हुए डायरेक्ट निकलना शुरू हो जाता है। तो वो हजम होकर जज़ब हो गया तो पूरे जिस्म में फैलेगी बीमारी। तो जिस्म की कोशिश होती है कि अब खाना जज्ब ना हो बल्कि डायरेक्ट निकल जाए, इसलिए पहली कोशिश उल्टी की होती है। अगर स्टमक में जाते जाते बॉडी को पता चल गया ये गड़बड़ है, तो पहले बॉडी कहती है खुदा के वास्ते मुझे इतनी मेहनत ना करवाना, इसको अभी बाहर निकाल दो। बॉडी आपसे इल्तिजा करती है, हाथ जोड़ती है, आपके पाँव पड़ती है कि खुदा के वास्ते इसको अभी निकाल दो बाहर। लेकिन हम लोगों को पता नहीं क्या मतलब हमारे माशरे में कि हमें जब मतली उल्टी कैफियत में होती है हम उसको रोक लेते हैं। बॉडी की इल्तिजा नहीं समझते, कहते हैं नीचे से निकालो, ऊपर से नहीं निकालेंगे हम। अब नीचे से निकालने में उसको बहुत मेहनत लगती है। अगर जरासीम वाला खाना पेट से आगे गुजर जाए तो अब पूरे जिस्म से पानी खींच के उसकी धुलाई करनी पड़ती है, स्टमक की भी और स्मॉल इंटेस्टाइन की भी। उसकी वजह से आपको डिहाइड्रेशन हो सकती है, आप मर भी सकते हैं। अगर आपको बहुत ज़्यादा पानी निकल जाए सारे जिस्म से, उसके साथ सारे नमकियात निकल जाए तो मौत भी वाक़ हो सकती है। हमारे यहाँ बहुत सारे बच्चे डायरिया से मरते हैं। लेकिन नहीं, उल्टी नहीं कराएंगे, उल्टी नहीं करनी है हमें, ये हमारा एक मसला है। हाँ हाँ, मर जाएंगे, उल्टी नहीं करेंगे। जैसे जुम्मे के दिन सब्जी और फ्रूट ज़रूर खरीदेंगे मस्जिद से बाहर निकल के, चाहे गाड़ी पाँव पर चढ़ जाए। नहीं, मर जाएंगे। पता नहीं क्यों लोगों को लगता है कि बहुत सस्ता होता है, इतना सस्ता होता है कि वो उसी वक्त खरीदना उन्होंने। चाहे हॉर्न देते रहे, मैयत बस आके हॉर्न देती रहे, वो नहीं हटेंगे, कहेंगे मुर्दा तो मर गया ना यार, हम तो सुनते हैं, हमें तो खरीदने दो। तो बस ये डायरिया को कंप्लीट करते हैं। डायरिया इसलिए भी होता है बिकॉज एबनॉर्मल सिक्रीशन ऑफ जूस, कभी कभी पेट के अंदर भी गड़बड़ हो जाए, हो सकता है बाहर से ना हुई हो, अंदर से गड़बड़ हो जाए, अंदर का कोई निज़ाम खराब हो जाए, उससे भी डायरिया हो जाता है। दिस में कॉज लॉस ऑफ बॉडी वाटर, इससे बॉडी का वाटर और सॉल्ट निकल जाते हैं। क्यों निकलते हैं मैंने भी बताया। डायरिया में क्या होता है?
क्यों निकलता है? पानी क्यों निकलता है एक्स्ट्रा? क्यों हो रहा है? जब आपने कोई ऐसी चीज खा ली जो सेहत के लिए सही नहीं थी, जिसको स्टमक ने कहा इसमें जरासीम है, जहर है, कोई चीज है, अब स्टमक उसको जल्दी से नीचे बहाना चाहता है। अब बहने के लिए पानी चाहिए ना, तो पूरे जिस्म में, खून में जहां जहां पानी होता है, पानी को खींच के स्टमक में पुश करता है वो, ताकि धुलाई हो जाए। अब आपके जिसमें पानी कम होगा तो ऑटोमेटिकली खून गाढ़ा हो जाएगा, पानी की कमी से इंसान मर जाता है। तो फिर आपको डायरिया में क्या करना पड़ता है? बहुत पानी पीना पड़ता है। अब पानी जब बॉडी का सारे जिस्म से जमा होकर पेट में आता है ना, तो पानी के साथ साथ पानी में से नमकियात भी खिंच के पेट में आ जाते हैं। तो वो नमकियात जो बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी है, दिल के धड़कने के लिए, खून के बहने के लिए, ब्लड प्रेशर मेंटेन रखने के लिए, जो बहुत ज़रूरी नमकियात, उसमें सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम है, तो वो भी बाज़ औक़ात साथ बह जाते हैं, तो फिर आप उससे भी मर सकते हैं। इसलिए आपको सिर्फ पानी नहीं पीना, बल्कि ORS पीना है, ताकि आपके जिस्म के अंदर जो है वो नमक और चीनी भी जूसेस से नहीं होगा, जूसेस से मसला हल नहीं होगा, आपको नमक पीना पड़ेगा। और नमक भी खाली NaCl नहीं, सोडियम क्लोराइड भी खाली नहीं, बल्कि पोटेशियम वाला नमक भी पीना पड़ेगा। तो इसलिए जो आपका ORS आता है उसमें सोडियम पोटेशियम दोनों होते हैं। और अगर आपने नहीं पिया तो अजीब अजीब मसाइल हो जाएंगे। अभी हमारे अब्बू के साथ एक दफ़ा हुआ था कुछ अर्से पहले, कि उनको जो है वो बहुत ज़्यादा डायरिया हुआ, उनको अंदाज़ा नहीं हुआ कि उनको पानी कितना पीना चाहिए और उसके अंदर क्या क्या चीज़ें डाल के पीनी चाहिए। तो उस सूरत में क्या हुआ कि उनकी बॉडी में सोडियम पोटेशियम का जो लेवल है वो डिस्टर्ब हो गया। सोडियम पोटेशियम यानी इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं इनको, इलेक्ट्रोलाइट का लेवल डिस्टर्ब हो गया, जिसकी वजह से उनको हिचकियाँ आना शुरू हो गई। और वो हिचकियाँ 1 महीने तक चलती रही, 1 महीने तक बस हिचकियाँ। तो सोचें कि कैसी ज़िंदगी मुश्किल में थी। तो बाद इस तरह के रिस्पॉन्सेज आते हैं अगर इलेक्ट्रोलाइट्स डिस्टर्ब हो जाएं, और बाल खुदा ना खासा मौत की तरफ भी जा सकती है बॉडी। ठीक है, कॉन्स्टिपेशन क्या होती है? ये डायरिया का उल्टा प्रोसेस है। ठीक है, अगर आप कहें ना कि लॉन्ग रन में किसका, शॉर्ट रन में डायरिया खतरनाक है, लेकिन ज़्यादा लंबे अरसे के लिए देखा जाए तो लंबे अरसे के लिए डायरिया से ज़्यादा कॉन्स्टिपेशन खतरनाक चीज़ है। क्योंकि ये जब खाना आपका हजम एक दफ़ा हो गया तो बाकी चीज़ तो सड़ना शुरू हो जाएगी। अब अंदर से सड़ रही है और बाहर नहीं आ रही, तो ज़्यादा तकलीफ जो प्रॉब्लमेटिक है। तो कॉन्स्टिपेशन इज़ मोर प्रॉब्लम देन डायरिया लॉन्ग रन में। अगर कॉन्स्टिपेशन, अगर डायरिया, तो आपको पता है डायरिया, आप पानी पीते रहो दबा के, आप नमक लेते रहो तो चलो बराबर हो जाएगा। लेकिन अगर कॉन्स्टिपेशन, तो उसको निकालना मुश्किल होता है। कैसे निकालें भाई? अंदर तो जा नहीं सकते खुद चल के। एहतशाम भाई कैसे निकालें? इट इज़ द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डायरिया, रिवर्स है, डायरिया का उल्टा हो जाता है। इन विच रिदमिक एक्शन ऑफ डाइजेस्ट सिस्टम दैट बिकम स्लो, डाइजेस्ट का प्रोसेस स्लो हो जाता है। अच्छा, डायरिया जब बहुत ज़्यादा हो रहा होता है ना, तो एक दवा आती है उसकी, डायरिया की एक दवा होती है, मुख्तलिफ नामों से मिलती है। वो दवा क्या करती है? वो लार्ज इंटेस्टाइन को ऑर्डर करती है कि जितना पानी नीचे आ रहा है सब जज्ब करना शुरू कर दो, जरासीम बाहर जाने दो, पानी जज्ब कर लो। तो यूँ बॉडी में वाटर लॉस नहीं होता। ठीक है, तो डायरिया की दवाएं क्या करती हैं? लेकिन ये बच्चों को नहीं दे सकते, छोटे बच्चों के काफ़ी मसाइल हो जाते हैं। थोड़े बड़े लोग यूज़ कर सकते हैं। छोटे बच्चों को तो ड्रिप लगानी पड़ती है, क्योंकि मुँह से भी उतना पानी नहीं पी पाते कि उनको काफ़ी रहे। अच्छा जी, द अनडाइजेस्टेड फूड रिमेन्स इन रेक्टम फॉर लॉन्ग पीरियड, बहुत देर तक बड़ी आंत में रहता है, विद एक्स्ट्रा एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, पानी ज़्यादातर जज्ब हो चुका होता है। एज अ रिजल्ट द फीसेस टर्न टू हार्ड मास, तो सख्त हो जाता है जो आपकी पॉटी होती है वो, विच इज़ डिफ़िकल्ट टू पास आउट एंड कॉज पेन, तो बाहर निकलना मुश्किल हो जाता है और दर्द होता है, तकलीफ होती है निकलते वक्त। ठीक है, हंसो नहीं, बीमारी की तज़किरा, डॉक्टर नहीं बनना पड़ोगे? अच्छा नहीं बनना, चलो फिर भी पढ़ लो, ज़िंदगी के बारे में कुछ तो जानो भाई, अपनी ज़िंदगी के बारे में। तो इन्होंने 2 तो बता दिए। कॉन्स्टिपेशन के लिए क्या करना पड़ता है? पानी ज़्यादा लेना चाहिए आपको, रोज़मर्रा अपने इस्तेमाल में पानी ज़्यादा रखें, ताकि आंतों को ना सारा जज करना पड़े, थोड़ा आप भी दे दो यार पानी। ठीक है, उसके अलावा अगर जिसको कॉन्स्टिपेशन ज़्यादा हो, उसके लिए ऑयली फूड्स को रिकमेंड करते हैं, ख़ासतौर पे वो ऑयल जो जज्ब ना हो। मैंने जैसे बताया ना कि आपको पता है कि सेब का छिलका आखिर तक जज्ब नहीं होगा, तो कुछ ऑयल्स भी ऐसे हैं जो आखिर तक जज्ब नहीं होंगे, तो वो अगर बड़ी आंत तक आ गए तो वो आसानी से उसको निकलने में हेल्प कर देंगे। ठीक है, तो इसलिए कॉन्स्टिपेशन में कैस्टर ऑयल पिलाते हैं, ख़ास तेल होता है, वो जज्ब नहीं होता आसानी से स्टमक में या छोटी आंत में। तो फिर उससे क्या होता है कि वो आखिर तक नीचे उतरता है, उसकी वजह से आपको जो कॉन्स्टिपेशन है उसका मसला हल हो जाता है। जो और इस तरह की स्पगुल की भूसी खिलाते हैं,
या इस तरह की चीज़ें खिलाते हैं जो कि शुरू में जज्ब ना होने पाए, और वो आखिर तक थोड़ा सा उसको, स्पेकुल की भूसी जो है वो पॉटी को फ्लफ़ी रखती है, थोड़ा सा सख्त नहीं होने देती। ठीक है, उसमें वो होते हैं आपके फाइबर्स होते हैं। आपको क्या कहा जाता है, वो खाएं, तरबूज खाएं, तरबूज में भी फाइबर्स ज़्यादा होते हैं, वो भी आपकी पॉटी को सख्त नहीं होने देते। ठीक है, तो शक्लें अजीब अजीब सी बन रही हैं बच्चों की। क्यों भाई, ऐसी क्या शक्लें बन रही हैं? ज़िंदगी के असल तजुर्बात के बारे में बात हो रही है आप। ठीक है जी, तो ये कुछ हमने बातें की आज डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में, पहले चैप्टर में से। अब इंशाल्लाह जो दूसरा टॉपिक है रेस्पिरेटरी सिस्टम, उसकी हम इंशाल्लाह कल बनाएंगे। तो यहाँ तक के लिए आप, उम्मीद है कि बातें समझ में आ गई होंगी। आपसे इजाज़त चाहेंगे, और इजाज़त तो हमारे यहाँ बच्चे चाहते हैं ना, ये लो बच्चों, ये बच्चों को हम अपना पेन पकड़ा देते हैं, उसके बाद बच्चे आपसे इजाज़त चाहते हैं। ठीक है जी, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, और इजाज़त में जे का नुक्ता नहीं लगाते हैं, लगाया, चाहेंगे। अल्लाह हाफ़िज़। ठीक है जी, और नाबिया ने अपनी शक्ल ज़रूर बनानी होती बेटा, नहीं बनाएंगी तो हम बना देंगे, खुद से बना देंगे अच्छी सी शक्ल, बगैर बटन दबाए, बगैर। ठीक है जी, अल्लाह हाफ़िज़।